हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय राजनीति सिद्धांत से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शासन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में। राजतंत्र क्या है, कुलीन तंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, एकात्मक शासन किसे कहते हैं, संघात्मक शासन किसे कहते हैं। शासन की इन समस्त प्रणालियों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को इसको समझने का प्रयास करेंगे और एक ही वीडियो में संक्षेप में समग्र अध्ययन करेंगे इसका। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शासन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग शासन की जितनी प्रणालियां हैं जो कि आप अक्सर पढ़ते होंगे कि कहीं आता होगा राजतंत्र, कहीं कुलीन तंत्र, कहीं प्रजातंत्र, संसदात्मक क्या है, अध्यक्षात्मक क्या है, एकात्मक शासन क्या होती है, संघात्मक शासन क्या होती है। कभी आप सुनते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो कभी सुनते हैं भारत में लोकतंत्र है, तो कभी भारत में संघात्मक है और एकात्मक का दोनों का मिश्रण है। तो क्या है संघात्मक शासन व्यवस्था, ये प्रणालियाँ क्या होती हैं, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इन शासन प्रणालियों का डिवाइड किस आधार पर किया गया है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर कभी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए, शासन की जो विभिन्न प्रणालियों का बंटवारा हुआ है वो 3 आधारों पर हुआ है, जैसा कि आपके बोर्ड में दिखाई दे रहा है। पहला है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर शासन व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, शासन प्रणाली 3 प्रकार की होती है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। प्रजातंत्र को हम लोकतंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र को हम जनतंत्र भी कहते हैं। ठीक है। अगला है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या संबंध है। इस संबंध के आधार पर शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और तीसरा जो विभाजन का आधार है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां बटी हुई कि नहीं हुई है, इसके आधार पर शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार का मतलब ये होता है कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इस आधार पर शासन व्यवस्था को मैंने कहा कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब, राज मतलब राजा, तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी राजतंत्र का मतलब हुआ राजा का शासन, यानी एक व्यक्ति का शासन। जब ऐसी शासन व्यवस्था हो जहां पर केवल एक व्यक्ति सर्वेसर्वा हो, एक व्यक्ति का शासन हो, वही व्यवस्था क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब वही है, तो उस शासन व्यवस्था को हम कहेंगे राजतंत्र। यानी जब एक व्यक्ति का शासन होता है तो उस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं राजतंत्र। ठीक है फ्रेंड। कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब कुछ लोगों का शासन। इसमें 4, 5, 6 व्यक्तियों का एक परिषद बना दी जाती है, एक संस्था बना दी जाती है और वही परिषद जो है वो शासन व्यवस्था का संचालन करती है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कुछ थोड़े व्यक्तियों के हाथ में शासन की सत्ता होती है, तो उस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं कुलीन तंत्र। और प्रजातंत्र। प्रजा का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की शक्ति पूरी जनता के हाथ में होती है, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अब प्रजातंत्र भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स? 2 प्रकार का। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब होता है जब संपूर्ण जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करे, यानी पूरी जनता देश की वो शासन व्यवस्था में जाए, वो मिलकर के कानून बनाए, वो कानून को लागू करवाए और उस कानून को तोड़ने वाले को सब मिलकर के दंड दें, तो उस व्यवस्था को हम कहेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। वहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था है? प्रत्यक्ष है। लेकिन ये फ्रेंड्स छोटे राज्यों के लिए संभव हो सकता है जिसकी संख्या 2, 4, 10,000, 20,000 हो।
ऐसे राज्यों में संभव हो सकता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। लेकिन आज जब भारत जैसे बड़े बड़े देश हैं जिसकी जनसंख्या अरबों में है, तो ऐसे में अरबों लोगों को एक साथ कहीं बैठाया जा सकता है? भारत में कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ एक अरब लोग बैठ करके एक कानून बना ले, ऐसा संभव नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वर्तमान समय में विश्व के मतलब कहीं भी लगभग नहीं है, केवल एक स्विट्जरलैंड को छोड़ करके बाकी कहीं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य बड़े बड़े हैं। तो उसके विकल्प के रूप में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष मतलब इसमें जनता डायरेक्ट शासन में भाग नहीं लेती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यानी जनता जो है वो अपना प्रतिनिधि चुन के भेजेगी, चुनाव होगा निष्पक्ष ढंग से, और वो अपना प्रतिनिधि चुन के भेजेगी। वो 5 साल के लिए जाते हैं, वो शासन करते हैं। 5 साल के बाद जनता के पास फिर आते हैं। अगर जनता को उनका कामकाज पसंद आता है तो जनता उनको फिर जिताती है, नहीं तो सत्ता बदल देती है। तो ये सत्ता को बदलने का कार्य किसमें होता है? जनता में होता है। तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में या कहिए प्रजातंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किसमें होती है? जनता में होती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में तो आपने डायरेक्ट देखा, और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट मतलब प्रतिनिधि को चुन के भेजेगी, अगर प्रतिनिधि सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद उनको हटा देगी। तो आपने देखा कि प्रजातंत्र 2 तरह के होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति जनता के हाथों में होती है, और जनता अपनी सरकार को स्वयं चुनती है। तो उसे हम कहेंगे प्रजातंत्र। अब्राहम लिंकन का बहुत फेमस परिभाषा है जो प्रजातंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है। अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए की जाने वाली शासन व्यवस्था है। यानी लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए की जाने वाली व्यवस्था है, यानी सब कुछ जनता का है। तो ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। और फ्रेंड्स, वर्तमान समय में प्रजातंत्र जो है विश्व के सभी शासन प्रणालियों में जो 3 दिया गया है, इसमें सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए क्योंकि प्रजातंत्र में जनता के हाथों में शक्ति होती है, जनता जनार्दन होती है। राजतंत्र में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है, उसके निरंकुश होने की संभावना हो सकती है। कुलीन तंत्र में कुछ लोगों के हाथ में शक्ति होती है, वो भी निरंकुश हो सकते हैं या जनता के हितों की उपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में पूरी जनता के हाथ में शक्ति होती है। तो ये थी संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, पूरी जनता का शासन। तो जनसंख्या के आधार पर शासन 3 प्रकार का आपने देखा, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध के आधार पर। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या संबंध है, उसके आधार पर शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था, दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्था रहते हैं, मिले जुले रहते हैं, उसे हम कहते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था। लिखा है घनिष्ठ, यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच एकदम घनिष्ठ संबंध होता है। अभी मैं बता रहा हूँ आगे। तो जहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध हो, वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था होगी। जहाँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो, यानी शासन के जो 2 अंग हैं ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, पृथक होते हैं, वहाँ पर होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए, अब हम आते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था पे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है क्या। मैंने कहा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। देखिए, यहाँ व्यवस्थापिका लिखा है, यहाँ कार्यपालिका लिखा है। जैसे मैं एग्जाम्पल भारत का दे रहा हूँ आपको। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और यह शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है। तो हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में भी चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है तो आप अच्छे समझ जाएंगे। देखिए, भारत में व्यवस्थापिका कौन है? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इतना तो आप जानते हैं। और कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये कार्यपालिका हैं। ये भारत की कार्यपालिका है, भारत की व्यवस्थापिका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दोनों में घनिष्ठ संबंध कैसे है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि संसदात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता तो यही हो गई कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता एक और होती है कि जहां पर संसदात्मक शासन व्यवस्था होता है वहां हमें कार्यपालिका में 2 तरह से कार्यपालिका दिखाई देती है। कार्यपालिका के दोहरा रूप होता है, जैसे दूसरा पॉइंट लिखा है दोहरी कार्यपालिका,
यानी कार्यपालिका के दो रूप दिखाई देता है। एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक क्या होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका, दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका भारत में राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। नाम मात्र का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा शक्तियां मिली होंगी, लेकिन वह इन शक्तियों का उपयोग जो है वो अपने विवेक से नहीं कर पाता है। जैसा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहेंगे वैसा ही करेगा, यानी ये रबड़ का स्टैंप है। हमारे पास स्टैंप है, जहाँ कहेंगे वहीं मार देंगे इसको। रबड़ ये नहीं कहेगा कि हमको यहाँ मत मारिए, हम यहाँ नहीं लगेंगे, ये गलत पेपर है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो भारत की राष्ट्रपति की स्थिति है रबड़ की स्टैंप की तरह है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखेंगे तो बहुत शक्तियाँ मिली हुई हैं। ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, किसी को क्षमादान दे सकता है, संसद में इतने सदस्यों को, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है। तो बहुत सी शक्तियाँ मिली हुई हैं, संकटकालीन 3 तरह के अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग ये अपने विवेक से नहीं करता है, इसीलिए नाम मात्र का है, इसको नाम केवल चलता है। और वास्तविक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप समझिए। अब देखिए, अब मैं घनिष्ठता बता रहा हूँ। तो पहले हम वास्तविक की बात कर रहे हैं कि जो वास्तव में कार्यपालिका को चलाते हैं, ठीक है, इनका संबंध क्या है। तो पहले प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री होता कौन है? प्रधानमंत्री वो व्यक्ति होता है, जब आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो आप पढ़ेंगे कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। यानी जब चुनाव संपन्न होते हैं तो राष्ट्रपति यह देखता है कि लोकसभा में किस पार्टी को बहुमत मिला हुआ है। किस बहुमत का मतलब किसके आधे से ज़्यादा सदस्य चुनाव जीत करके आए हुए हैं। तो जैसे वर्तमान स्थिति में यह है कि जब 2019 का चुनाव संपन्न हुआ लोकसभा का, तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें, बहुमत का आंकड़ा जो 273 का आंकड़ा है, वो किसने पार किया? बीजेपी ने पार किया। तो बीजेपी 273 यानी आधे से ज़्यादा सदस्य इसकी जीत के पहुंच गए। तो ये आंकड़ा बीजेपी ने प्राप्त किया, तो बीजेपी को कहा जाएगा बहुमत प्राप्त दल, क्योंकि इसने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब बीजेपी बहुमत प्राप्त दल हुई, तो इस बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन बना? तो आपको मालूम है कि बहुमत प्राप्त दल का नेता जो है नरेंद्र मोदी को बनाया गया। तो राष्ट्रपति उन्हीं को प्रधानमंत्री बना देगा। यानी प्रधानमंत्री कौन बना? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देता है। ठीक है, वो प्रधानमंत्री बन गए, वो लोकसभा के सदस्य हैं। अब मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री अपना मंत्रिपरिषद बनाता है। तो मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों का समूह, किसको शिक्षा विभाग मिलेगा, किसको विदेश विभाग मिलेगा, किसको रक्षा विभाग मिलेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा। तो वो अपने मंत्रियों की एक सूची देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को मंत्री बना देगा। तो ये मंत्री बनने की क्या योग्यता होती है? तो मंत्री बनने के लिए सिर्फ संविधान में एक ही योग्यता लिखी गई है कि वह संसद का सदस्य हो। यानी कोई भी व्यक्ति मंत्री तभी बन सकता है जब वह संसद का सदस्य हो। संसद का मतलब या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या तो राज्यसभा का सदस्य हो। अगर वो लोकसभा और राज्यसभा में से दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है तब भी मंत्री बन जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी मंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, अब आप देखिए घनिष्ठता क्या है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा, वो भी मंत्री भी, जितने मंत्री हैं वो भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे। अब एक चीज आप बताइए कि जो एक व्यक्ति 2 काम कर रहा है, जब संसद की बैठक चलती है तो वही व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य के रूप में संसद में भाग लेता है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में भाग लेता है, जैसे जितने मंत्री हैं। क्योंकि ये पहले मंत्री बनने से पहले क्या हैं? लोकसभा या राज्यसभा के ये सब सदस्य हैं। यानी ये व्यवस्थापिका के भी सदस्य हैं और कार्यपालिका के भी सदस्य बन जाते हैं। जब संसद की बैठक चलती है तब ये व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में भाग लेते हैं, और जब कार्यपालिका की बैठक होती है तो यही लोग जाकर के मंत्री बन जाते हैं, मंत्री के रूप में भूमिका निभाते हैं। यानी मंत्री जो है या प्रधानमंत्री दोहरी भूमिका में होते हैं। वो कार्यपालिका के सदस्य के रूप में भी होते हैं, व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो वास्तविक कार्यपालिका है, ये तीसरा पॉइंट,
संसदात्मक शासन की जो विशेषताएं हैं कि वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण जो है वो व्यवस्थापिका से होता है। आप देख रहे हैं सारी व्यवस्थापिका से ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का निर्माण हो रहा है। तो घनिष्ठ संबंध है दोनों में, यही व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, यही व्यक्ति फिर यहाँ चला जाएगा, तो दोनों में घनिष्ठता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और घनिष्ठता देखिए, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट देने जाता है। इसके अलावा और भी हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव तो दोनों सदनों के सदस्य करते ही हैं, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे। तो इस तरह से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संसदात्मक शासन व्यवस्था में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। और एक चीज, कार्यपालिका, ये देखिए अगला पॉइंट, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो इसका निर्माण व्यवस्थापिका से हुआ है, ये अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी हैं। यानी प्रधानमंत्री और मंत्री कोई गलत कार्य करते हैं तो उसकी जवाबदेही संसद में होगी, संसद उनसे प्रश्न पूछ सकती है, उनके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित कर सकती है, और अगर चाहे तो अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके संसद जो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को उसके पद से भी हटा सकती है। तो इनकी जवाबदेही किसके प्रति है? यानी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, स्पष्ट। और कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, कार्यपालिका का मतलब वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका का संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित कहने का मतलब यह है कि आप जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल पढ़ेंगे, आप जब मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद अपने पद पर तभी तक कार्य कर सकती है जब तक कि उसको लोकसभा का विश्वास है। यानी जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद रहेंगे। विश्वास का मतलब यही है। और जिस दिन बहुमत खत्म हो गया उसी दिन ये लोकसभा, अगर बहुमत खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये नहीं लिखा जाता है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 साल होता है, सामान्यतः 5 साल होगा। यानी अगर कोई संकट नहीं आ रहा है, बहुमत बना हुआ है, तो 5 साल तक अधिकतम अपने पद पर रह सकते हैं, अधिकतम रह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 साल होता है। हम लिखेंगे, जब भी यही लिखेंगे कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है, वह अपने पद पर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। तो इसीलिए कहा जाता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। संसदात्मक शासन व्यवस्था में शासन का जो नेतृत्व होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये वास्तविक प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद का ये अध्यक्ष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी संसदात्मक शासन व्यवस्था। यानी अगर आपसे पूछा जाए संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे होता है मैंने बता दिया। यहाँ दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का निर्माण किससे होता है? व्यवस्थापिका से होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा से होता है, ये इसके भी सदस्य होते हैं। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व, अगली विशेषता, यानी कार्यपालिका जो है वो अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक कि इनको संसद का विश्वास प्राप्त है। संसद छोड़िए, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, संसद नहीं, जब तक इनको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। आप ध्यान दीजिएगा, अविश्वास का प्रस्ताव संसद के पहले सदन लोकसभा में पेश होगा, ये राज्यसभा में पेश नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक संसद नहीं, जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, और अंतिम है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, यानी कि शासन के जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा, यही शासन को चलाएगा, ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। ठीक, अब आइए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मैंने बताया कि ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों जो है स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, उनके बीच कोई संबंध नहीं होता। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से हो रहा है, वहाँ इस तरह से कुछ नहीं होगा। तो इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था कहते हैं जहाँ पर
कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में पृथक रूप से स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं, उसे हम कहेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अब इसी का उल्टा करते चले आइए आप संसदात्मक शासन का, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध था, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहाँ राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका में आएगा, और वहाँ की संसद को हम कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस जो है वो व्यवस्थापिका में आएगी। ठीक है, कांग्रेस का चुनाव अलग होगा और राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। यहाँ पर संसद से नहीं बनता राष्ट्रपति, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो रूप दिखाई देते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक ही कार्यपालिका का रूप होगा, वही सर्वेसर्वा होगा, और वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, वहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वहाँ पर मंत्रिपरिषद होगा, मंत्री रखा जाएगा, राष्ट्रपति अपनी सुविधा के अनुसार मंत्री रखते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर होगी। राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है, उसको संसद का सदस्य होने की बाध्यता नहीं होती है। और ये मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि संसद के प्रति। तो यानी कि यहाँ राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो रूप दिखाई देते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के एक ही रूप दिखाई देते हैं, वो केवल राष्ट्रपति, वही वास्तविक कार्यपालिका होता है। ठीक है, वहाँ दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है। वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है संसदात्मक में, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि वास्तविक कार्यपालिका केवल एक ही होती है, राष्ट्रपति, और उसका चुनाव होता है, उसका निर्माण जो है व्यवस्थापिका से नहीं होता है। ठीक है, वो स्वतंत्र होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदात्मक में, लेकिन अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। राष्ट्रपति या उसके मंत्री जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। संसद का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका जो राष्ट्रपति है उसकी मंत्री हैं, उसका कार्य है शासन को चलाना। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल जो है अनिश्चित होता है, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होगा, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा उसका कार्यकाल निश्चित होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुने जाते हैं, ये निश्चित है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। संसदात्मक शासन व्यवस्था में शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन का नेतृत्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियां अगर बटी हैं तब क्या होगा, नहीं बटी हैं तब क्या होगा। देखिए, इस आधार पर शासन व्यवस्था दो तरह की होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। यानी ऐसी शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार को दे दी जाती है, नाम है एकात्मक, यानी सारी शक्तियां एक जगह होंगी। वह जगह कौन सी होगी, केंद्र सरकार। यानी ऐसी शासन व्यवस्था, परिभाषा क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शासन की समस्त शक्ति एक जगह होगी, उसे हम कहेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था। यहां पर जो स्थानीय सरकारें होती हैं या प्रांतीय सरकारें होती हैं, ये शक्तियां कहां से प्राप्त करती हैं, तो केंद्र सरकार की इच्छा है, चाहे इनको शक्ति दे चाहे न दे, या जितनी दे रही है जब चाहे उससे वापस ले ले। यानी यहां शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है वो शक्तियां बटी हुई नहीं होती हैं, बल्कि सारी शक्ति किसको मिल जाती है, केंद्र सरकार को। और राज्य सरकार या स्थानीय सरकार जो होती हैं उनको, उनकी जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के दया पर निर्भर होती है। यानी दया का मतलब जितनी केंद्र सरकार शक्ति देनी चाहे प्रांतीय सरकारों को दे सकती है, नहीं देना चाहे ना दे, या दी है तो जब चाहे ले ले। ये सब जो है सरकारें वो इनकी दया पे निर्भर हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है कि इनको शक्तियां दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर शक्तियां एक जगह केंद्रित हों, इसीलिए लिखा है केंद्रीकरण।
एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो शक्तियों के केंद्रीकरण पर आधारित है, यानी शक्तियां जो है वो केंद्रीकृत होती हैं। और कहाँ होती हैं? एक जगह होती हैं। वो जगह कौन सी है? केंद्र सरकार। ठीक है। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। संघात्मक शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण पर आधारित है, यानी जहां पर शासन की शक्तियां बटी होती हैं, किसके बीच? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होता है। अगर नहीं बटी हैं तो एकात्मक, एक जगह है तो एकात्मक, बटी हुई हैं दोनों के बीच में तो संघात्मक। एकदम स्पष्ट। और ये बंटवारा कैसे होता है? मनमाने तरीके से नहीं होता है कि यूपी की सरकार और केंद्र सरकार ने जितना चाहे, केंद्र सरकार कह दे कि ये शक्ति हमारी है, यूपी सरकार कह दे ये हमारी है। ये ऐसी नहीं है। ये शक्तियाँ बटी होती हैं, किसके द्वारा बटी होती है? संविधान के द्वारा। किसके द्वारा बांटी जाती हैं? संविधान के द्वारा। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से बांट दिया जाता है, ताकि कोई विवाद ना हो। क्योंकि दो तरह की सरकारें चलती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच कोई टकराव ना हो, इसलिए संविधान के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक चीज़ यही है कि जहाँ पर शक्तियाँ नहीं बटी होती हैं, एक जगह होती हैं, वो एकात्मक है। जहाँ पर बटी होती हैं वो संघात्मक है। अब आइए थोड़ा संघात्मक के बारे में 2 लाइन और जान लेते हैं। मैंने कहा संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियाँ जो हैं वो संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांट दी जाती हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो आप देखिए, भारत में सूचियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? सूचियों के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है कि आप किस विषय पर आप कानून बनाएंगे, किस विषय पर हम बनाएंगे, किस विषय पर दोनों बना सकते हैं। ये बांट दिया गया ताकि कोई विवाद ना हो। ठीक है। तो भारत की संविधान में 3 सूचियां बनाई गई: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 99 विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में 61 विषय रखे गए हैं, समवर्ती सूची में 52 रखे गए हैं। ये सब जितने विषय हैं ये गणना की दृष्टि से हैं, यानी आप जोड़िएगा 1 2 3 4 कितने विषय हैं तो गणना करेंगे तो 99 विषय संघ सूची मिल जाएंगे, राज्य में 61 और समवर्ती में 52। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। और समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। यानी संघ सूची पर केवल संघ बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। अब दोनों बना सकते हैं, अगर एक ही विषय पर तो टकराव हो सकता है। तो संविधान में ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि यदि दोनों के बनाए हुए कानून आपस में टकराते हैं तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्यों का नहीं। जैसे मान लीजिए शिक्षा है, शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना दे, शिक्षा पर राज्य सरकार भी बना दे। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि कह दे केंद्र सरकार की 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, और उसी पर राज्य सरकार बना दे कि 6 से लेकर हम BA तक के लोगों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। यानी एक ही विषय पर अगर दोनों सरकार कानून दे रही है और दोनों के कानून आपस में टकरा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्यों का नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का राज्य को है, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। लेकिन दोनों के बनाए हुए कानून यदि टकराते हैं तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्यों का नहीं। इसके अलावा एक और सूची की कल्पना की गई है, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में है। ये भी पूछता है, बहुत पूछता है कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 248। अवशिष्ट सूची क्या है? ये कहा गया कि यदि कभी भविष्य में कोई ऐसा विषय सामने आता है जो इसका वर्णन ना तो संघ सूची में किया गया है, ना तो राज्य सूची में किया गया है, और ना ही समवर्ती सूची में किया गया है, तो वह विषय कहाँ माना जाएगा? वह अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट का मतलब शेष, अवशिष्ट का मतलब शेष। यानी कोई विषय अगर ऐसा नया आता है जिसका वर्णन तीनों सूचियों में से कहीं भी नहीं किया गया है तो वह अवशिष्ट सूची में माना जाएगा। और अवशिष्ट सूची में यदि किसी विषय को रख दिया जाएगा तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को हो जाएगा, राज्य सरकार को नहीं। अब फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि राज्य सूची के विषयों पर भी संघ सरकार कानून बनाती है, तो जब केंद्र और राज्य सरकार संबंध बताया जाएगा तो उसमें विस्तार से इस पर चर्चा होगी। तो फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियाँ जो है
संविधान के द्वारा बटी होती है, जैसे कि मैंने बताया भारत में बटी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में एक चीज़ और जानिए, संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। ये संघात्मक शासन की विशेषता होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इसी के साथ आपको ये शासन की जो विभिन्न प्रणालियाँ हैं वो आपको समझ में आ गया होगा और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी फ्रेंड्स यदि कहीं आपको डाउट है या कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन पे आप अपने कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं और मेरा यथासंभव प्रयास होगा कि आपकी समस्याओं का मैं निदान कर सकूं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।